दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट। जी हाँ, अनअकैडमी का ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां बच्चे आईआईटी जेई के लिए, नीट यूजी के लिए और फाउंडेशन के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। 5 करोड़ रुपए के यहाँ पर प्राइजेस आपके लिए रखे गए हैं। दोस्तों, अगर आप आईआईटी जेई और नीट में अच्छी मार्किंग लाना चाहते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग में आना चाहते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि प्रोडिजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इन सभी लोगों ने लास्ट ईयर प्रोडिजी में भाग लिया था। जैसे शुएब आफ्ताब की बात करें तो इनका जो ऑल इंडिया रैंकिंग था प्रोडिजी में वो सेकंड था, और जब रिजल्ट आया 2020 नीट यूजी का तो उनका ऑलरेडी ऑल इंडिया रैंकिंग 1 था। यहाँ पर अगर कार्तिकेय अग्रवाल की बात करते हैं तो प्रोडिजी में इनका रैंकिंग 9 था ऑल इंडिया रैंकिंग। जब नीट यूजी का रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंकिंग इनका रहा 21st। साथ ही में रौनक डालमिया और मंथान डालमिया का भी उसी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोडिजी का उनका रैंकिंग है और ये ऑल इंडिया रैंकिंग है। दोस्तों, ये जो हमारी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होने वाली है 24 और 25 ऑफ अप्रैल को होने वाली है, इसके लिए आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। और इनरोलमेंट के लिए यहाँ पर इनवाइट कोड जो है आप पवन वाघ इनवाइट कोड यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे प्रोडिजी में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें चांस मिलेगा कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयर्स के साथ मिलने का। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा ही अमेजिंग ये ऑफ़र है, इसे तो आप लाइफ लॉन्ग भूलने वाले नहीं हैं। साथ ही में आपको आगे बता दूं मैं कि 5 करोड़ की स्कॉलरशिप में क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो यू कैन विन अमेजिंग प्राइजेस लाइक मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन इको एंड स्कॉलरशिप वर्थ 5 करोड़ रुपीज़। तो आप सभी के लिए अनअकैडमी एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है, एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप लेके आया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईआईटी जेई के अलग अलग ईयर के जो बच्चों ने टारगेट करके रखे, जैसे जो बच्चे 2021 में इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनका स्कॉलरशिप टेस्ट 24 अप्रैल को होने वाला है। जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए उनका जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा वो 25 अप्रैल को होने वाला है 11 AM को। और जो स्टूडेंट्स 2023 में आईआईटी जेई देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होने वाला है 1 PM से लेकर 2:30 PM तक। उसी तरह से नीट की भी डेट्स दे के रखिए आपको। जो 2021 में देने वाले हैं उनकी 24 अप्रैल को, जो 2022 में देने वाले हैं उनकी 25 अप्रैल को, और जो 2023 में देने वाले हैं उनकी 25 अप्रैल को। और जो बच्चे 9-10 के हैं, फाउंडेशन फॉर क्लास 9-10 मूविंग स्टूडेंट्स, वो 24 को दे सकते हैं, 3 PM को एग्ज़ाम होने वाली। और फाउंडेशन ऑफ क्लास 8th एंड 9th मूविंग स्टूडेंट्स वो जो है 24 ऑफ अप्रैल को यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी एग्ज़ाम होनी है। दोस्तों, इनरोलमेंट कर लीजिए और इनवाइट कोड जो है पवन वाघ यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको ये यहाँ पर लिंक दे के रखी है, इस लिंक की मदद से आप जाके इनरोलमेंट कर सकते हैं। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखी है, वहाँ से आप इनरोलमेंट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप अनअकैडमी प्रोडिजी में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है स्टूडेंट्स आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एज यू नो स्टूडेंट्स, हम लोग का क्लास 12 का जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को फेरिंग्स तक हम लोग का पूरा ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं वो मैंने स्टार्ट करा दिए थे। और लास्ट मैंने आप लोगों को फेरिंग्स तक करा दिया था, और हम लोग को नेक्स्ट जो स्टार्ट करना था वो था आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जिससे हमारी आवाज रिड्यूस्ड होती है। मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, दिस वन इज माय वॉइस। तो लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का या कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्यूब का एक पूरा पार्ट है, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंस होती है वोकल कॉर्ड्स की होती है, जैसे ही हमारा पूरा वॉइस बॉक्स है। ठीक, अब इसमें हमारे इस तरीके से दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे दिखाया भी होगा, यहाँ पर दिखाया है, नहीं दिखाया इतना, लेकिन यही आसपास प्रेजेंट होती है वोकल कॉर्ड्स की। एक्चुअली जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये रियलिटी में साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। वॉइस बॉक्स वो तो एक बॉक्स है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर किसकी प्रेजेंस है? कॉर्ड्स की प्रेजेंट है। अब इन कॉर्ड्स के अंदर जब हम सांस लेते हैं या फिर मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये कॉर्ड्स एक दूसरे से वाइब्रेट होती हैं। ये क्या कॉर्ड्स करते हैं? एक दूसरे से वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने के बाद साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए जब तक हम लोगों की सांस अंदर नहीं जाएगी, इन द सेंस एयर अंदर नहीं जाएगी, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं होंगे, और वाइब्रेट नहीं होंगे तो साउंड नहीं प्रोड्यूस्ड होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो लैरिंक्स वॉइस बॉक्स है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। द लैरिंक्स एक्सटेंड फ्रॉम द
laryngopharynx and the hyoid bond to the trachea। यहाँ पर हम लोगों ने लाइरोगैनिक्स, यहाँ पे फेरिंक्स का जो लास्ट पार्ट था लाइरोगैरिफेरिंक्स यही था। अब लैरिंक्स हमारे लैरिंगोफेरिंक्स से स्टार्ट होता है और जो हमारे विंड पाइप की जो एक बोन होती है हायोड बॉइन यहाँ तक पूरा एक्सटेंड होता है। हॉलो होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसकी जो वॉल है वो कार्टिलेज प्लेट्स की बनी होती है और इस कार्टिलेज प्लेट्स पर मसल्स की मेम्ब्रेन होती है। इंटरनली इट इज लाइंड बाय अ पेयर ऑफ इलास्टिक वोकल कॉर्ड्स और इसके अंदर जैसे ये हमारा पूरा लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अंदर ये वोकल कॉर्ड्स इस तरीके से लाइंड में फोल्ड फॉर्म में पेयर कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं। Voice is produced by a passage of air between the vocal cords and modulations created by tongue, teeth, lips and nasal cavity। अब इस ये वॉइस जो हमारी प्रोड्यूस्ड होती है वोकल कॉर्ड्स के बीच में से होती है। जैसे ये वोकल कॉर्ड्स है, आवाज ये हवा इधर जाएगी, एयर अंदर जाएगी, एयर का पैसेज होगा अंदर की साइड और इसमें हम लोगों के 3-4 ऑर्गन काम करते हैं, टंग, टीथ, लिप्स, नसल कैविटी। यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो टंग भी काम कर रही है, टीथ भी हमारे ऊपर की साइड नीचे की साइड ऊपर की साइड नीचे की साइड आते हैं, लिप्स तो वैसे भी हो रहे हैं, नसल कैविटी यानी कि जो नोज है इस पे भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है नसल कैविटी का। तो यहाँ पे 4 ऑर्गन एक साथ वर्क करते हैं। एयर का पैसेज हमारे अंदर जाता है वोकल कॉर्ड्स के बीच में और यहाँ पर वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है और जहां वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई वहां पर साउंड का प्रोडक्शन हुआ। The larynx open into the laryngopharynx through a slit-like opening called glottis। अभी यहाँ पर क्या होता है, जो pharynx का लास्ट पार्ट होता है, this one laryngopharynx और इसके जस्ट नीचे प्रेजेंस होती है वॉइस बॉक्स लैरिंग्स की। तो लैरिंगोगैनिक्स और लैरिंग्स यहाँ पर एक दूसरे से ओपन होते हैं और जिस ओपनिंग के थ्रू ये ओपन होते हैं उस ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस। इट इज कॉल्ड ग्लैटिस एंड दिस ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज गार्डेड बाय अ लीफ लाइक फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। और ये जो ग्लॉटिस है ना ओपनिंग, इस जैसे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के ऊपर गार्ड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, सेम एज इट इज ग्लॉटिस के ऊपर भी एक तरीके से गार्ड फॉर्म में ये ऐसे फ्लैप लीफ की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस एंड इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारा ये नोज वाला पार्ट, ये हमारा माउथ वाला पार्ट कॉमन पैसेज बनाते हैं हमारे गले में जाके, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा विंड, ये हमारा फूड पाइप, तो ये एपिग्लॉटिस है, सॉरी आई मीन टू से ग्लॉटिस है, ये लैरोफेरिक्स है, यहाँ पर ये ओपनिंग है। अब यहाँ पे इस तरीके से एपिग्लॉटिस की प्रेजेंस रहती है, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करते हैं, तो जो खाना हमने खाया है ये विंड पाइप में ना जाए बल्कि फूड पाइप में ही एंटर हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है एंड इट रन्स थ्रू द नेक इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप ऐसे है, जैसे हमारा ईसोफेगस है और ईसोफेगस के जस्ट आगे फूड पाइप, आई मीन टू सॉरी विंड पाइप, एंड एक्सटेंड्स इनटू एंड अप टू द मिडल ऑफ द थोरैकिक कैविटी। और ये हमारे जो थोरैकिक कैविटी होती है, चेस्ट रीजन होता है, यहाँ तक पूरा एक्सटेंड करता है। इट इज सपोर्टेड बाय अ सी शेप्ड 16 to 20 रिंग्स ऑफ कार्टिलेज व्हिच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। आपको पता है ना कि हमारे विंड पाइप पर ट्रैकिया की कार्टिलेज की पूरी रिंग्स प्रेजेंट होती है बोन्स की। ये काम क्या करती है, क्योंकि जो हम लोग का विंड पाइप है वो ट्यूबलर है और सपोज करिए कोई ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर जब तक एयर फिल्ड है तब तक तो वो इस तरीके से उसकी वॉल उसके ऊपर चिपकी हुई नहीं है, लेकिन जब हम किसी से बाहर एयर निकाल देते हैं तो इसकी वॉल्स एक दूसरे से कोलैप्स हो सकती है, चिपक सकती है। तो इन्हीं कोलैप्सिंग को बचाने के लिए ट्रैकिया की जो दोनों साइड्स है उनको कोलैप्स होने से बचाने के लिए इसके ऊपर कार्टिलेज बोन की रिंग्स लगी रहती है। अब यहाँ पर क्या है, बोन्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कार्टिलेज बोन्स की रिंग बनी हुई है। बोन्स तो कोलैप्स नहीं हो सकती, वो तो हार्ड होती है, तो इसीलिए कार्टिलेज की रिंग्स क्या कर रही है, 16 से 20 रिंग्स होती है जो इन ट्रैकिया को विंड पाइप को
एयर बाहर निकलने के बाद कोलैप्स होने से बचाती है। अंदर की साइड सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग होती है, pseudo stratified epithelium and mucus gland that trap the unwanted particles preventing their entry into the lung. ट्रैकिया के अंदर यानी कि विंड पाइप के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और म्यूकस ग्लैंड्स की लाइनिंग होती है, प्रेजेंट होते हैं, ताकि हमारे एयर के साथ कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं तो वो लंग्स में एंटर ना हो पाए, बल्कि वो वहीं से बाहर की तरफ हमारी बॉडी से निकल जाए। उसके बाद आता है हम लोगों का ब्रोंकाई। मैंने कल बताया था ना, जैसे ये ट्रैकिया है, और जब ट्रैकिया हमारे 2 लंग्स में इधर उधर लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड हो जाता है तो वो हम उसे बोलते हैं ट्रैकिया, सॉरी ब्रोंकाई। अब हम इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर ब्रोंकाई कहेंगे। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एज इट रीचेस द मिडल ऑफ द थोरैकिक कैविटी। जैसे ही हमारा विंड पाइप हमारे थोरैकिक कैविटी, चेस्ट कैविटी तक पहुंचता है, ये हमारे 2 पार्टीशन में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट। एक जाता है राइट में, एक जाता है लेफ्ट वाले लंग में। एंड द ब्रोंकाई आर सपोर्टेड इंटरनली बाय सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और जो हमारी ब्रोंकाई ट्यूब्स है ना, एंड से जो ट्रैकिया डिवाइड हो गया है दोनों लंग्स में, लेफ्ट और राइट में, इन ब्रोंकाई पर भी कार्टिलेज रिंग की, मतलब कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग की, मतलब कंप्लीट रिंग की बात करें तो पूरा कंप्लीट बताएं। हाँ, इनकम्प्लीट रिंग्स का मतलब है इस तरीके से, मतलब एक दूसरे से उनके एंड्स कनेक्टेड नहीं है। इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की प्रेजेंस होती है, क्योंकि ब्रोंकाई भी लाइक अ ट्यूब, ब्रोंकाई इज आल्सो लाइक अ ट्यूब। तो अब एयर का पैसेज बाहर निकलने के बाद ब्रोंकाई की जो उसकी एंड्स हैं वो भी तो कोलैप्स हो सकते हैं, उसी से प्रिवेंट करने के लिए। नाउ the bronchi divide to form secondary and tertiary bronchi which lead into the terminal bronchioles ending into alveoli. अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे जो हमारे ब्रोंकाई थे, जैसे ये हमारा विंड पाइप आ रहा था ट्रैकिया, ये हमारा 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट में एक राइट में, हमने इसे बोला ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं, ऐसे मैंने लंग्स बना दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। अब ये ब्रोंकाई हमारे अगेन स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे अगेन स्मॉलर ट्यूब्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, लाइक दैट। बहुत सारी होती है, मिलियंस, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोलियस। इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकोलियस, ठीक। अब इन ब्रोंकोलियस पर भी ऐसे स्मॉलर छोटे से बलून स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, इस तरीके से बलून स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ होते हैं, इस तरीके से मिलियंस ऑफ स्फीयर बलून स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, इनको हम क्या कहेंगे, एल्वियोली कहेंगे। ये पूरा हमारा सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। फाइनली हम लोगों का जो मेन पार्ट आ जाता है, मेन स्ट्रक्चर, लंग्स। और इन्हीं ब्रोंकोलियस से, इन्हीं एल्वियोली से किसकी फॉर्मेशन होती है, पूरा लंग सिस्टम, जो हमारा लंग स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, वो बनता है। एंड दीज आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस। लंग्स हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमंस के। One pair of spongy and elastic lungs are present in the thoracic cavity. यहाँ पर ये जो लंग्स हैं हमारे थोड़ा सा स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी होता है थोड़ा सा सॉफ्ट, इलास्टिक होती हैं, प्लस हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और हर एक लंग के ऊपर, दोनों लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टेड डबल मेम्ब्रेन होती है, दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन, राइट। अलग से स्ट्रक्चर बनाती हूँ, जैसे मैं एक ही लंग बनाऊंगी, भाई 2 होते हैं, 2 का बना के क्या करना है, मैं एक ही लंग बनाती हूँ, ठीक है। ये 2 लंग, एक लंग्स बनाया। अब इन लंग्स के अंदर ब्रोंकोलियस, एल्वियोलीज ये तो प्रेजेंट होती है, लेकिन ये लंग्स हमारे 2 लेयर से, मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होती हैं, 2 मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होते हैं। उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इन पूरी जो 2 लेयर है, 2 मेम्ब्रेन है,
इसको मिला के क्या कहेंगे? डबल प्लूरल मेम्ब्रेन। अलग अलग बात करें तो आउटर वाली मेम्ब्रेन को बोलेंगे आउटर पेरिटियल, इनर वाली मेम्ब्रेन का नाम होता है इनर वेस्ट्रल मेम्ब्रेन। Each lung is protected by a double pleural membrane. The outer one is parietal and the inner one is vestral. और यहाँ पे जो दो मेम्ब्रेन है, ये आउटर वाली है और ये इनर वाली है। इसमें आपको कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है इसके बीच में, आउटर वाली और इनर वाली में। इस पूरे मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस खाली है, ये हमारा उसमें एक फ्लूइड की फिलिंग होती है, इसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। हमारी पेरिटियल मेम्ब्रेन और वेसल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस होता है, जैसे बोलते हैं हम लोग प्लूरल कैविटी। कैविटी का मतलब स्पेस है, तो हमने स्पेस को क्या बोला? प्लूरल कैविटी बोला। और इस प्लूरल कैविटी स्पेस के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड कहाँ से सेक्रीट होता है? जो हमारी पेरिटियल और वेस्टल मेम्ब्रेन है, कहीं अलग से तो आ नहीं रहा। हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन पेरिटियल और वेसल मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, यही इस प्लूरल फ्लूइड को सेक्रीट करती है। द राइट लंग इज लार्जर एंड डिवाइडेड इनटू 3 lobes। जो राइट वाला लंग होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 lobes में डिवाइडेड है। 3 lobes का मतलब 3 पार्टीशन, 1 2 एंड 3। लेफ्ट लंग थोड़ा सा स्मॉलर होता है और सिर्फ 2 lobes में डिवाइडेड होता है। 2 lobes का मतलब सिर्फ 2 पार्टीशन, ऊपर वाला नीचे वाला। And each lobe have the lung has terminal bronchioles ending in a bunch of air sacs, each with 10 to 12 alveoli। और जो हमारे दोनों लंग्स के लोब होते हैं, पार्टीशन होते हैं, इसमें बहुत सारी ब्रोंकोलियस प्रेजेंट रहती है इस तरीके से। और उन ब्रोंकोलियस के लास्ट में हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं? एल्वियोलिस प्रेजेंट रहते हैं। कितने? 10 से 12 एल्वियोलिस प्रेजेंट रहते हैं। बात करते हैं एल्वियोलिस की। These are thin walled lobulated structure। This one इस तरीके से होती हैं। स्फीयर स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलिस का, like a bunch of grapes। ग्रेप्स एक है ना, इस तरीके से। Now each alveoli is surrounded by a network of capillaries, that is arteries and veins। अब यहाँ पे जो हमारी हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम लोगों का ब्लड लंग्स में आता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे पूरे ब्लड में सप्लाई कर देता है, यही पढ़ते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअली में जो हमारी ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं, आर्टरीज और वेन्स, वो लंग्स के किसी पार्ट से तो अटैच होंगी ना, ऐसा तो नहीं है ऐसे घूम रही है, किसी पार्ट से अटैच होंगी। वो पार्ट होता है यहाँ पर एल्वियोली। हमारी जो लंग्स में जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं, इस तरीके से वेन्स और आर्टरीज एल्वियोली से कनेक्टेड होती है, ठीक। और एल्वियोल्स में जो भी ऑक्सीजन आती है हमारे आर्टरीज वाले में एंटर कर जाती है, और जो भी वेन आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे इसी एल्वियोलीज में वापस रख जाती है, हमें छोड़ जाती है, और हमारी फिर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एल्वियोलीज की जो वॉल होती है बहुत ही इलास्टिक होती है, सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर मतलब सिर्फ एक ही कवरिंग होगी, लेकिन इलास्टिक होगी, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना, इस तरीके से जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो एल्वियोलिस का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसमें एंटर हो सके, इसलिए इलास्टिक वॉल होती है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं एल्वियोलिस का जो साइज है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फिलिप थी वो हमारी वापस हमारे नोज के थ्रू आउट हो गई। एक सेकेंड। सिंगल लेयर of squamous epithelium resting on a basement membrane of connective tissue। यहाँ पर जो हमारे एल्वियोलीज होते हैं, इनके ऊपर सिंगल लेयर जो होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज की होती है। एंड देयर आर अबाउट 700 मिलियन एल्वियोली इन द लंग्स। और हमारे लंग्स में बात करें, टोटल लंग्स में, दोनों लंग्स में, तो दोनों लंग्स में एटलीस्ट अप्रोक्स, मतलब ये परफेक्ट तो है ही नहीं, अप्रोक्स 700 मिलियन एल्वियोलीज की प्रेजेंस होती है। और यही हमारे मेन साइट होती है गैसियस एक्सचेंज की। लंग्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज की मेन साइट है वो एल्वियोलीज है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि किडनी में जो मेन हमारा ब्लड फिल्टर होता है वो नेफ्रॉन से होता है, यही पढ़ते हो, किससे होता है? नेफ्रॉन से होता है।
सेम एज इट इज लंग्स की बात करें तो लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है मेन कौन से स्ट्रक्चर से होता है? एल्वियोली से। क्लियर? अब यहाँ पर आपने देखा था कि हमारे लंग्स के नीचे, एक सेकेंड, हमारे लंग्स के नीचे एक मस्कुलर टिश्यूज की पूरी मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, मसल्स प्रेजेंट रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, इट इज अ मस्कुलर सेप्टम दैट सेपरेट द thoracic एंड एब्डोमिनल कैविटी। आपको पता है ना हमारी बॉडी में दो कैविटी है, एक चेस्ट कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी। चेस्ट कैविटी मतलब जो चेस्ट तक होगी और एब्डोमिनल नीचे वाली पोर्शन जो होता है। तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है और नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है लेग्स वाली, इसको सेपरेट कर रही है कौन सी शीट कर रही है? मस्कुलर शीट डायफ्राम। डोम शेप्ड की होती है, कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम्स फ्लैटेंड, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, रिलैक्स होती है तो ऊपर की डायरेक्शन में चली जाती है, लाइक दैट। अब हम लोग आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे। अभी हम लोगों ने पूरा देख लिया ना कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से लंग्स के अंदर है, कौन मेन साइड है, कौन नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन पर आ जाते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में कैसे परफॉर्म होती है। Respiration is a biological process involving exchange of gases between the atmosphere and the lungs, and it results in the formation of ATP. Respiration क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे हम इनहेल करते हैं, और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है एटमॉस्फेयर में। सो इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। और इसी के साथ साथ जब हमारी ऑक्सीजन हम लोग लंग्स में एंटर होती है, यही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जितने भी सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, सभी में एंटर हो जाती है, और इन्हीं सभी सेल्स में प्रेजेंस होती है हमारी ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक ही जगह पे मिल जाते हैं सेल के अंदर, रिएक्ट करते हैं और हमारे एटीपी यानी कि एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं। यही होती है हमारी रेस्पिरेशन। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हमने ये तो सिंपल पढ़ लिया, द एंटरिंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू द डिफरेंट सेल्स एंड रिएक्टिंग विद ग्लूकोज टू फॉर्म एटीपी। ये तो सिंपल है, कॉमन है, हर कोई पढ़ता है। लेकिन एक्चुअली में इसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, वो हमें मेन पढ़ने हैं। जैसे इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है ब्रीथिंग। सबसे पहला स्टेप आता है यहाँ ब्रीथिंग। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस बाय विच gaseous exchange takes place between the atmosphere and the lungs. ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंस हुआ? ब्रीथिंग हमारी फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो बाहर निकल जाती है। सिंपल बात करें तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सपायरेशन मतलब एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बोथ दीज स्टेप्स इन्वॉल्व parts of the thoracic cage, that is the ribs, sternum and the intercostal muscles and the muscles of the diaphragm। और ब्रीथिंग प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल है? रिब्स, रिब केज होता है ना, पूरा रिब्स बोन्स होती है। स्टर्नम, जो हमारे रिब्स जिस बोन से कनेक्टेड रहती है, स्टर्नम से। इसके अलावा जितनी भी हमारी बॉडी के लंग्स के अंदर मसल्स होती हैं, और डायफ्राम की मसल्स। इस इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस में ये ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इनटू द लंग्स। इंस्पिरेशन में क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, इनहेल करते हैं। इट अकर्स ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ये होता क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कम हो जाता है लंग्स के अंदर, बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है। तो हमें क्या पढ़ा है? हमने डिफ्यूजन पढ़ा है ना। डिफ्यूजन में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स हमारे लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। तो जब हमारे लंग्स में कंसंट्रेशन और प्रेशर कम हो गया ऑक्सीजन का, लेकिन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है,
तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन हमारे अंदर मूव करना स्टार्ट करेगी। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हमारा डायफ्राम फ्लैट और डाउनवर्ड चला जाता है। यहाँ देखिए, अभी हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लेने के टाइम पर क्या होगा, जो डायफ्राम इस फॉर्म में था, रिलैक्स फॉर्म में था ना, अभी तक रिलैक्स था, अब यहाँ पर क्या होगा, ये एकदम फ्लैट हो जाएगा, ताकि जो हमारे लंग्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर सके। हमारी जो मसल्स होंगी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, जिसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, मैं थोड़ा सा और समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, हम लोगों ने सांस ली, सपोज करिए, सपोज नहीं करना, हम लेते ही हैं, हम लोगों ने सांस ली, लेकिन अभी हमारे लंग्स कैसे हैं, हाँ मैं यहाँ समझा देती हूँ। यहाँ देखिए, अभी हमारे लंग्स क्या है, थोड़े से सिकुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, और डायफ्राम भी हमारा इस तरीके से ऊपर की साइड। अभी मैंने ऑक्सीजन ली इस तरीके से, ऑक्सीजन अंदर जाने का मतलब है कि लंग्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का फिलअप होना, और डायफ्राम में भी ज्यादा से ज्यादा एरिया को इंक्रीज करना। अब लंग्स क्या करेंगे, अभी तक सिकुड़े हुए थे, हाथ से समझ लो, लंग्स क्या अभी तक सिकुड़े हुए हैं ना, इस तरीके से, जैसे ही इसमें ऑक्सीजन आएगी वो ऐसे भर जाएंगे, यानी कि ये बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएंगे, राइट। अभी तक सिकुड़े हुए थे बिल्कुल ऐसे, और जैसे ही ऑक्सीजन आई आउटवर्ड डायरेक्शन में और ऊपर की साइड अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो गए, राइट। और नीचे की जो डायफ्राम शीट थी, पहले ऐसे थे ना, बिल्कुल ऐसे सिकुड़े हुए, बिल्कुल लाइक दैट, अब इन्होंने अपने आप को ऐसे करना, एकदम ऐसे मतलब भरना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स हैं आउटवर्ड यानी कि बाहर की साइड और ऊपर और नीचे की साइड अपना साइज को इंक्रीज कर लेंगे। डायफ्राम शीट यहाँ आती थी, लेकिन जब इतना लंग्स ने एरिया कवर कर लिया तो डायफ्राम शीट कैसी हो गई, यहाँ पर एकदम फ्लैट हो गई और नीचे की डायरेक्शन में चली गई। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें डायफ्राम हमारा नीचे की साइड जाके फ्लैट हो जाता है, और जो हमारे रिब्स हैं और स्टम है आउटवर्ड अपवर्ड और आउटवर्ड की साइड बाहर निकल जाते हैं, यानी कि अपवर्ड यानी कि ऐसे, आउटवर्ड यानी कि इस डायरेक्शन में बाहर। एंड दिस लीड्स टू एन इंक्रीजेस इन द thoracic वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ thorax एंड द लंग। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे चेस्ट का एरिया है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सबसे पहले चेस्ट का इंक्रीज और वॉल्यूम, चेस्ट का एरिया और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और लंग्स के अंदर और चेस्ट के अंदर जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया, ताकि लंग्स और एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो प्रेशर इक्वलाइज हो सके। एंड दिस इज इंस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। जब हमारे लंग्स में उतनी ऑक्सीजन भर गई जितनी हमारी एटमॉस्फेयर में है, वहीं पर हम लोग सांस लेना बंद इन द सेंस, बस उसके बाद रिलीज करना शुरू करते हैं। दिस इज इंस्पिरेशन। एक होता है हमारा एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन का आप उसका उल्टा कर दीजिए। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द thorax contracts causing air to be exhaled। एक्सपायरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलती है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो डायफ्राम हमारा फ्लैट हो गया था दोबारा से ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा, और जो लंग्स हमारे आउटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में पुश हो गए थे, दोबारा से वो इनवर्ड और नीचे की डायरेक्शन में से सिकुड़ जाएंगे, बिल्कुल सिकुड़ गए ना। The diaphragm relaxes and pushed upward and becomes dome shaped। और जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगी, और जो हमारे लंग्स हैं इनवर्ड और डाउनवर्ड अंदर की तरफ चले जाएंगे, और हमारी जो थोरेकिक चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है और एरिया है दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमारे चेस्ट कैविटी और लंग्स में प्रेशर जो हमारा है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि लंग्स में अब हमारी जो ऑक्सीजन आई मीन टू से कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ निकल चुकी है, तो लंग्स के अंदर तो जो एयर है उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया है, यानी कि उसको भी एयर चाहिए, और एटमॉस्फेयर का कम हो गया है, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर का हम लोगों का एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कंपेयर करेंगे तो लंग्स को अब ज्यादा एयर चाहिए, तो द एयर फ्रॉम द लंग्स रशेस आउट। लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो गया है, उसके अंदर अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है और हमारी बॉडी में ज्यादा है। हाई कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन में मूव आउट कर जाएंगे। दिस इज एक्सपायरेशन। एंड वन इंस्पायरेशन एंड वन एक्सपायरेशन इज द ब्रीथ। एक बार सांस लेना एंड देन एक्सहेल कर देना, दिस इज कॉल्ड ब्रीथ। ब्रीथिंग की बात करेंगे तो पूरे 24 घंटे में या पूरे लाइफ टाइम में जितनी बार हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और रिलीज करते हैं, दिस इज ब्रीथिंग। लेकिन हमने एक बार सांस ली, एक बार रिलीज कर दी, दिस इज ब्रीथ। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों का देख लीजिए, सबसे पहला कौन सा पॉइंट था, ब्रीथिंग था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बी पॉइंट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या फिर कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलर लेवल। Now, an alveolus consists of a layer of simple squamous epithelium resting on a basement membrane. हमारे जो alveoles हैं, उनके अंदर simple squamous epithelium की membrane होती है, and it is intimately associated with a dense network of capillaries. और मैंने ये भी बता दिया था कि alveolus में हमारी कैपिलरीज की, यानी कि वेन, दिस वन आर्टरीज और वेन दोनों का नेटवर्क होता है। द कैपिलरी वॉल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो कैपिलरीज आ रही है हमारी आर्टरीज और वेन, उनके ऊपर भी स्क्वैमस एपिथेलियम की कवरिंग है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एल्वियोलिस के अंदर ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन हमारे इस कैपिलरीज में एंटर हो गई, आर्टरीज में, और यहाँ पर इस वेन में जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये हमारे एल्वियोलिस में आई और वापस हमारे एक्सहेल हो गई, राइट। उसके बाद जो हमारी ऑक्सीजन है, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और पूरे ब्लड में स्प्रेड कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे ब्लड से निकलकर हमारे एल्वियोलिस के अंदर क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है और हमारी बॉडी से आउट हो जाती है। दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। काफी बड़ा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वाला। तो अभी जो है वो मैंने डायग्राम समझा दिया है और इसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया है। ये अभी थोड़ा सा और डिटेल में है, तो डिटेल वाला जो पार्ट है आपका थोड़ा सा हम लोग आगे अपने नेक्स्ट सेशन से करेंगे। उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन आ जाएगा, उसमें भी कुछ पार्ट्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट। डाउट नहीं होगा। बाकी का आप लोग एक बार अपना रिवीजन करिएगा, चीजों को देखिएगा कि आपकी बुक में किस तरीके से क्या क्या टॉपिक्स में अवेलेबल है, और कोई चीज है आपको लग रहा है कि हाँ इसमें डाउट है, ये चीज है, तो आप लोग बता सकते हैं, हम लोग उसको आप लोग दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। स्टूडेंट मिलते हैं अब आप लोगों के नेक्स्ट अपने इसी को टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय बाय टू ऑल।